हाय एवरीवन, आई एम भूमिका ठक्कर एंड आज अपना जून 1 है और आज से अपना सीए इंटर जीएसटी का फास्टैग क्लासेस स्टार्ट होगा। आज अपने फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज द इंट्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, तो आप अपनी बुक के पेज में आ जाइए, सेकेंड पेज पे, जिसमें आपको ओवरव्यू दिया हुआ ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इसमें एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है जो आपको मार्क कर लेना चाहिए कि जितने भी टैक्सेस जो कलेक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्यों कलेक्ट किए जा रहे हैं, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट वाली ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट की, उसको फुलफिल करने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये एमसीक्यू पर्पज से आ सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था तो मैंने नोट किया हुआ था तो आपको बता दी। इसके बाद टैक्स क्या है, तो टैक्स एक वॉलेंट्री पेमेंट है। ठीक है, ये एक वॉलेंट्री पेमेंट या डोनेशन नहीं है, सॉरी, ये वॉलेंट्री पेमेंट या डोनेशन नहीं है, यानी कि अपने ऊपर इन्फोर्स किया जाता है, कंपलसरी डाला जाता है। टैक्स एक बर्डन है मेरे लिए, तो टैक्स इज वॉलेंट्री नहीं है, ये एक डोनेशन का फॉर्मेट नहीं है। ये अपने क्या करते हैं, इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो जीडीपी के ग्रोथ के लिए हो सकता है, या गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को लेके एज अ मतलब अपनी फैसिलिटीज देती है पब्लिक को। तो ये एमसीक्यू की फॉर्मेट में आ सकते हैं कि क्या ये वॉलेंट्री पेमेंट है या क्या ये डोनेशन का फॉर्मेट है, तो नहीं। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज है जो बहुत से स्टूडेंट्स मिस करते होंगे, है ना। और ये कब एज अ एमसीक्यू का पार्ट बन जाए अपने बुक में, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आईसीए अपना फुल कवरेज लेता है एसएम का, तो अपने को एसएम ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जब टैक्स पे डायरेक्टली पेमेंट करता है टैक्सेस का, इसका मेजर सोर्स क्या है, जो अपना डायरेक्ट टैक्स अपने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो अपने फाइल करते हैं, ये एकदम मेजर सोर्स है। सारा इनकम टैक्स जो भी फाइल होता है उसमें जो भी टैक्स पेज होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। बट कोई कोई टैक्स इंसिडेंस ऐसा होता है जहां पे जो अपना टैक्स बर्डन है वो सामने वाला पास करता है, सामने वाला जाके अ, जमा करके आता है, तो वहां पे होता है इनडायरेक्ट फॉर्मेट, और वही आता है अपना जीएसटी का पार्ट। ठीक है, फिर ये जो है टैक्सेस जो अपने इनडायरेक्ट टैक्स अभी पढ़ रहे हैं, जो जीएसटी अपने पढ़ रहे हैं, वो रिग्रेसिव नेचर का है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि कंजप्शन के ऊपर टैक्स है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इनकम क्या है, आपका स्लैब क्या है, आप गरीब रेखा में आते हो, आप अमीर रेखा में आते हो, आप कितने अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने गुड्स खरीदा है, आप कहीं ना कहीं अपना जीएसटी जमा कर रहे हो वहां पे। ठीक है, तो इससे लेना देना नहीं है कि आपके पास एबिलिटी टू पे है कि नहीं, आप कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, डजेंट मैटर। आपका क्या इनकम स्लैब्स में आपने इनकम टैक्स जमा किया है, नहीं किया है, डजेंट मैटर। आप वो पे करना ही होता है जब आप गुड्स खरीदोगे, जब आप सर्विसेज लोगे। ये रिग्रेसिव नेचर के कारण है, ये कंपनसेशन टैक्स है कि आपने कंज्यूम किया है। कंपनसेशन बोल रही हूँ, ये कंजप्शन टैक्स है, आपने कंज्यूम किया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद बहुत से ड्यूटीज सब्सम हो चुके हैं, तो वो अपने आगे जाके पढ़ेंगे। ये बस एक हाईलाइट वर्जन था। इसके अलावा अपना जो ये जीएसटी वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुई है, और ये यूनिफाइड टैक्स रिजीम है ना। इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम ये यूनिफाइड वे पे है। पहले क्या होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, फिर अगर सेंट्रल का सीएसटी था और स्टेट वाइज वैट था, तो ये दोनों क्या होता था कि स्टेट जितनी भी ड्यूटीज ली है और सेंट्रल जितनी भी ड्यूटीज ली है, वो दोनों में इंटरलिंकिंग नहीं थी। इंटरलिंकिंग नहीं थी तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जा रहा था। ठीक है, सेट ऑफ का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं था, इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये जो जीएसटी आया है, ये एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम है। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से सेट ऑफ होता है। लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि 1 जुलाई 2017 से आया हुआ है, और ये एक सिंगल टैक्स है। आपके गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर ये सिंगल टैक्स है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं बता दूं कि जीएसटी आने से पहले इंडिया का क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो उस टाइम पे सेंट्रल टैक्सेस भी लगते थे जिसके अपना बोलते हैं सीएसटी, और अपना स्टेट टैक्सेस भी लगता था। स्टेट का एक्साइज मान लो, कि स्टेट ड्यूटीज मान लो, वैट मान लो, तो ये भी लगता था। तो
इसका सेट ऑफ का कोई फॉर्मेट ही नहीं था कि सेंट्रल सीएसटी जहां पे लग रहा है, वैट जहां पे लग रहा है, तो ये दोनों का कोई सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं था। ठीक है, पेबल और जो अपने को क्रेडिट करने का आज के डेट पे अपने बोलते हैं कि आईटीसी मिलता है, तो ये सेट ऑफ फॉर्मेट कोई था ही नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लो कोई गुड्स 10,000 का है, वो उसमें टैक्सेस जोड़ दाने के बाद उसका वैल्यू हो जा रहा है 11,000 का। तो अपने को ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज की प्राइसेस जब बढ़ती है, तो अपने इकोनॉमिक में अपने पढ़ते हैं ना, कि जब अपना प्राइसेस बढ़ता है तो वहां पे डिमांड ऑटोमेटिक कम होने लगता है ना। लोग कम क्वांटिटी में गुजारा करना चालू कर देते हैं। जब जहां पे प्राइस घटेगा तो वहां पे डिमांड बढ़ना चालू हो जाता है, और लोग क्या होता है कि ज्यादा क्वांटिटीज प्रेफर करते हैं, ज्यादा क्वांटिटीज खाना प्रेफर करते हैं। तो वहां पे इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा होती है। जब डिमांड बढ़ेगा तो अपने को प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा, मार्केट कैप्चर ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। बट जहाँ पे प्राइसेस ज्यादा हो रहा है वहां पे क्या होगा, कंजप्शन कम होगा, अल्टीमेटली डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगी, जब प्रोडक्शन घटेगी तो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन करने का दौरान है वो सब घट जाएगा, और इससे इकोनॉमी की ग्रोथ रुकने वाली है या कम हो जाती है। ठीक है, तो जीडीपी की ग्रोथ आपको ज्यादा नहीं दिखेगी। इसके लिए ही जीएसटी का इंट्रोडक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये बात है 2000 का। 2000 में जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे अपने, उन्होंने ये इसका इंट्रोडक्शन लाया, एक कमेटी बनाई कि भाई अब यहाँ से अपने जीएसटी लाएंगे इस कंट्री में, तो किस तरीके से लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए एक कमेटी को फ्रेम किया कि वो जाके अब डिसीजन लेगी और सब बातें डिस्कस होगी, क्लियर होगी, तो उसके लिए कमेटी बनी। फिर जाके 2006 डायरेक्ट अपने कूद गए। उसके बीच में बस डिस्कशन ही होता रहा, बिल्स पास ही होते रहे, क्या करेंगे क्या नहीं, ये डिस्कशन ही फ्रेम कर होता रहा। अब 2006 में जाके जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट में बोला कि हम 1 अप्रैल से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर जाके बिल को पास करना भी था। तो बिल पास होते होते लोकसभा, राज्यसभा, तो 2014 में जाके लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, करते करते 2016 हो गया। और सितंबर 16 में जाके ये अपने को ध्यान में रखना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 101st अमेंडमेंट। तो जीएसटी यहीं से आया था। ठीक है, तो जब 101st अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जाके जीएसटी को जो बिल है वो ऑलरेडी मतलब वहां पे पास हुआ, और तब जाके जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो मई 17 में जाके जीएसटी काउंसिल बनी, और उसके बाद इसका एनेक्टमेंट 1 जुलाई से जीएसटी लॉन्च हुआ। ठीक है, 8 जुलाई में क्या हुआ था, पहले 1 जुलाई तक में जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट था, लेकिन 8 जुलाई में ऑल ओवर द इंडिया हो गया, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर भी। एंड तब से ये जर्नी कंटिन्यू है। जीएसटी आने से क्या हुआ कि अपने को सेट ऑफ का फायदा मिलने लगा। ठीक है, एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलने लगा कि अब यहाँ पे सेट ऑफ हो सकता है, जो पेबल है और जो अपना पीछे अपने टैक्सेस जमा किए हैं, तो वो दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं। तो जब सेट ऑफ अलाउड होगा तो प्राइजेस ज्यादा दिखेंगे नहीं आपको। जब प्राइसेस ज्यादा नहीं दिखेंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि डिमांड हो रही है, और डिमांड हो रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यही सबसे आप देखोगे पूरे चैप्टर में यही सब भरा हुआ है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, फिर आपका जीएसटी आने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, एज ऑफ डूइंग द बिजनेस बड़ा है। तो ये सब चीजें आप देखते रहोगे, और अल्टीमेट बर्डन आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेट बर्डन जो कंज्यूमर है उसी के पास जाने वाला है। उसकी भी एक मैं बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल बनाई हूँ, वो भी आपको दिखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो था कि जीएसटी सक्षम हो चुकी है, वो अपने आगे जाके देखेंगे। इसमें थोड़ा एमसीक्यू है, आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां पे ये जो जीएसटी वो इम्प्लीमेंट हुई थी। तो वो आपको ध्यान में रखना है, और वो भी 1954 में इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, इसके बाद जीएसटी डुअल जीएसटी मॉडल है, क्योंकि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, तो हमारी सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीज को यहाँ पे जीएसटी का जो टैक्स है वो कलेक्ट होके वहां पे जाता है। तो सेंट्रल भी कलेक्ट करती है, स्टेट भी कलेक्ट करती है, इसलिए बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। इसके बाद व्हाट इज जीएसटी, तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स
ठीक है। तो आपने सप्लाई किया है, आपको टैक्स देना है, दैट इज द जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस चेन होता है टैक्स क्रेडिट का, जो आपको भी एग्जाम्पल से समझ आएगा, बस थोड़ी देर में मैं उसको एग्जाम्पल को रिवील करूंगी। इसके बाद जो बर्डन है वो आपका फाइनल कंज्यूमर के पास जाएगा, वो भी आपको समझ आएगा इसमें। और इसमें कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होता है। कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो आइए अब समझते हैं कि उस एग्जाम्पल के दौरान, जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले समझना है कि ये क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरर है, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर हमारा रिटेलर है, एंड देन द फाइनल कंज्यूमर है। तो यहाँ पे जो भी टैक्सेस लगेंगे, ये इसे टैक्स चार्ज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से चार्ज करेगा, और रिटेलर चार्ज करेगा कंज्यूमर से। ठीक है। तो ये जो भी चार्जेस लगेंगे टैक्सेस के, इसका अल्टीमेट क्रेडिट मिल जाने वाला है, इसका अल्टीमेट क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कंज्यूमर को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका बिजनेस थोड़ी कर रहा है, धंधा थोड़ी कर रहा है कि वो उसको फर्दर और सेल करेगा। एक्चुअल में तो कंजप्शन कहाँ पे रुक गया, कंज्यूमर के तक ही रुक गया। ठीक है। तो इस तरीके से उसको समझते हैं। सबसे पहले कि मान लेते हैं कि कोई कॉस्ट, कोई गुड्स है, अब उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपया। तो इन्होंने अपना जीएसटी चार्ज कर लिया, 18% समझते हैं, तो 18,000 इन लोगों ने चार्ज कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग को 1,18,000 रुपये जमा देता है अपना, और ये इन लोग को इनवॉइस देता है। और 1,18,000 जो है मैन्युफैक्चरर के लिए, उसमें 18,000 जो जीएसटी लोग ने कलेक्ट किया वो जाके गवर्नमेंट को जमा कर देगा, बस। इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या है कि मैन्युफैक्चरर है, तो इसने गुड्स का प्रोडक्शन किया है। तो इसमें कोई क्रेडिट आईटीसी वगैरह है नहीं, बस ये जाके गवर्नमेंट को 18,000 जमा कर देगा, कलेक्ट किया जमा कर दिया, बस। मतलब खुद के जेब से कुछ नहीं गया। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इसके लिए कॉस्ट अभी 1 ही लाख है। ठीक है। क्योंकि 18,000 का तो इसको क्रेडिट मिल जाने वाला है। तो एक्चुअल में तो इन लोग के लिए अभी 1 लाख ही खर्चा है। तो ये लोग क्या करता है, इस 1 लाख पे वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ लेता है, 10% का मान लेते हैं। तो 10,000 उसने जोड़ लिया, यानी कि 1,10,000 में वो बेचेगा। जब 1,10,000 में बेचेगा, मान लेते हैं कि जीएसटी अभी भी 18% ही है, तो 18% के हिसाब से 19,800 की जीएसटी बनती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को बोलेगा कि मैंने बिल बनाया है, यहाँ पे टोटल 1 लाख प्लस 19,800 का बिल है। तो ये जो रिटेलर है वो इसको 1,19,800 दे देगा। अब ये जो 19,800 का उसने एक्स्ट्रा में लिया है, जो जीएसटी के अमाउंट के हिसाब से है, वो तो इसके लिए पेबल बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि आप जीएसटी अपने जेब में नहीं रख सकते, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा। तो 19,800 तो जमा देना है, लेकिन उसने पिछले वाले में, यानी कि मैन्युफैक्चरर को 18,000 तो दिया था ना, तो उसका उसको सेट ऑफ भी मिल जाएगा कि वो अपने पॉकेट से नहीं देगा। तो 19,800 में 18,000 का सेट ऑफ मिल जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली उसको 1,800 ही रुपया अपने जेब से देना है। नेट में उसको 1,800 ही रुपया देना है, क्योंकि 18,000 तो तुमने पहले ही दे दिया मेरे को मैन्युफैक्चर के हाथों। तो अब तुमको सिर्फ 1,800 ही देना है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब यही गुड्स जब रिटेलर के पास पहुंचेगा, तो उसके लिए तो वो गुड्स का सामान हो जाएगा 1,10,000, क्योंकि उसके ऊपर जो 19,800 है वो तो उसने ऑलरेडी जमा दे दिया है, और वो सरकार को चला गया, वो तो एक टैक्स का पार्ट है। ठीक है। और जिसका अल्टीमेट उसको आईटीसी मिल जाने वाला है, तो उसके लिए तो गुड्स का जो कॉस्ट हो गया वो तो हो गया 1,10,000। वो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ देगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1,21,000 का सामान। अब इसमें भी जीएसटी मान लेते हैं कि 18% का है। तो जब 18% है तो 21,780 रुपया जो आ रहा है, ये अपना आ रहा है जीएसटी का फिगर। तो इसके लिए जीएसटी पेबल हो जाएगा 21,780, जो वो कंज्यूमर से कलेक्ट किया। और पेमेंट करने के टाइम बोलेगा कि मैंने तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर साहब को दे ही दिया था, तो उसका तुमको आईटीसी ले लो। तो 19,800 का आईटीसी मिल जाएगा। अल्टीमेटली नेट में उसको 1980 ही गवर्नमेंट को जमा करना है। अब बात आते हैं कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूमर के लिए ये जो गुड्स है वो 1,21,000 का यहाँ पे उसका खर्चा है, कॉस्ट। इसके अलावा प्लस उसके लिए जो उसने 21,780 रुपए जो जमा दिया है ना, रिटेलर को जमा दिया है, उसने वो पूरा टैक्स लिया है। तो ये जो कंज्यूमर है, ये तो भाई रिटेलर को दे रहा है, जीएसटी फाइल कौन कर रहा है, रिटेलर फाइल कर रहा है।
तो इसके लिए जो अल्टीमेट बर्डन है वो तो है 21,780। अब 21,780 को इस तरीके से समझो कि ये तीन एलिमेंट है 21,780। एक तो ये जो यहाँ का 18,000 था इस टाइम का, ये जो इसने जमा किया, ये 1800 इसने जमा किया, और जो 1980 इसने जमा किया, ये तीनों का समेशन है ये। ठीक है, 18,000 प्लस 1800 प्लस 1980। अब देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि ये 21,780 आ रहा है। तो अल्टीमेट बर्डन किसके पास गया? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर ने ही वो बर्डन बियर किया। 21,780 जो 21,780 का जो टैक्स का फिगर है वो अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के पास गया है। अब अपने आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो ये जितना भी पॉइंट्स था आपको सब समझ आ जाएगा, उसी एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया पे जीएसटी का जरूरत था क्यों? ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारा डिफिशियंसीज था, बहुत सारा। जैसे कि डबल टैक्सेशन लगते थे, और डिस्टिंक्शन नहीं था गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो क्या होता था कि मान लो कि कोई गुड्स का टैक्स है वो भी लग गया किसी एक सामान पे, और अपना सर्विस का टैक्स वो भी लग गया। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर में गुड्स का वाला टैक्स लगेगा कि सर्विस वाला टैक्स, वो नहीं डिस्टिंक्ट था। तो उसकी वजह से क्या होता कि गुड्स वाला टैक्स भी लग जाता था, सर्विस वाला टैक्स भी लग जाता था, तो डबल टैक्सेशन होता था। इसके बाद वहां पे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था, मतलब के बाद वहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन अल्टीमेटली घटेगा क्योंकि डिमांड घटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इसका लूप होल था। इसके बाद आगे देखते हैं कि अंडर द अर्लियर रिजीम किस तरीके से के टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि अपना 1,000 का सामान है, तो पहले उसमें अपनी सेंट्रल जो है वो एक्साइज चढ़ा दी, ड्यूटी 12.5%, तो ये बन गया इसका वैल्यू इतना। अब इसी के ऊपर वैट लगा रहा है, तो अल्टीमेटली 125 के ऊपर भी तो वैट लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है ना। ये चीज को आपको समझना है। और यहाँ पे सेट ऑफ अलाउड था नहीं, वन अगेंस्ट अनदर सेट ऑफ भी नहीं था पॉसिबल। उसके बाद सेवरल टैक्सेस थे, स्टेट्स ने बहुत सारे टैक्सेस लगा के रखे थे, चाहे लग्जरी टैक्स ले लो, एंटरटेनमेंट टैक्स ले लो, इस तरीके से बहुत सारे जो टैक्सेस थे। उसके बाद वैट जो है वो इंटीग्रेट नहीं था विद टैक्स ऑन द सर्विसेज स्टेट लेवल में टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स भी इतने सारे थे कि उसमें भी मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स का जो इफेक्ट है वो बढ़ते जा रहा था। एंड और जो अपना सीएसटी वो एक अनदर कास्केडिंग इफेक्ट दे रहा है। सीएसटी मतलब जो सेंट्रल वाला है, और स्टेट अपने इस तरीके से अलग अलग टैक्सेस लेते जा रहा है। तो ये टैक्स का जो जरिया है वो बहुत ज्यादा टैक्स के ऊपर टैक्स था। इसके बाद अपने समझते हैं कि ये सब लूपहोल के कारण ही जीएसटी को लाना बहुत जरूरी था। तो ये जब जीएसटी आया तो जितने भी आपने यहाँ पे डिफिशियंसीज दिखी वो उसका क्योर करने का काम किया। सबसे पहले तो उसके फीचर समझते हैं। ठीक है, अब अभी अपने फीचर्स देखेंगे। तो जो फ्रेमवर्क एज ए जीएसटी आया वो किस तरीके से आया कि ये डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब यहाँ पे सेंटर का भी रोल है और स्टेट का भी रोल है। तो जैसे कि मान लो कि अगर अपने इंट्रा स्टेट करते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं, तो सी प्लस एस करके अपने बोलते हैं ना, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल। बट जहां पे अपने इंटर स्टेट करते हैं वहां पे अपना कलेक्शन होता है आईजीएसटी के नाम से। ये आईजीएसटी कुछ नहीं, ये सेंटर के पास जाती है, लेकिन अल्टीमेटली ये जाके बढ़ जाती है सी और एस में ही प्रोपोर्शन हो जाती है। इसके बाद अपना है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जहां पे गुड्स का कंजप्शन हुआ है वही अल्टीमेट टैक्स का बर्डन बियर करेगा। ठीक है,
तो जैसे कि मान लो मैन्युफैक्चरर ने, अपने एग्जांपल में था कि मैन्युफैक्चरर ने दिया था डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया था। डेस्टिनेशन क्या था कि जहां पे गुड्स का कंजप्शन हुआ है उसने टैक्स वहां से कलेक्ट किया और वो जाके जमा किया। तो टैक्स का बर्डन डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों था उस टाइम पे, जब मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को दे रहा है तो रिटेलर कंज्यूम कर रहा है, तो रिटेलर यहाँ पे जमा दे रहा है टैक्स। और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर जमा करे वो अलग बात है, लेकिन कंजप्शन के बेसिस में ही ये यहाँ पे टैक्स का बर्डन आ रहा है। सो वही बात है कि इंट्रा स्टेट में सी और एस करके आपको दिखेगा बिल में, और इंटर स्टेट में अपना डायरेक्ट आईजीएसटी के नाम से बिल बनेगा, जो अल्टीमेटली प्रोपोर्शन हो जाएगा सी और एस में। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी वहां पे मैं अच्छे से रोक के बताऊंगी, वहां पे अच्छे से एग्जाम्पल्स दूंगी, बट जहां पे चीजें ऐसी है कि जो मोनोटोनसली चले जा रही है, एक ही बात लिखा हुआ है, तो वहां पे थोड़ा वैसा है कि मैं थोड़ा फॉरवर्ड, थोड़ा जल्दी मूव करूंगी। इसके बाद ये एक सिंगल लेजिस्लेशन है, तो सी जीएसटी एक्ट 2017 आया, वो एक सिंगल लेजिस्लेशन है। फिर एस जीएसटी एक्ट भी आया, यूटी जीएसटी एक्ट भी है, आई जीएसटी एक्ट भी है। तो एक सिंगल लेजिस्लेशन बनाया गया है, यूनिफाइड नेशन वाइज, ठीक है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एचएसएन के यूज से होता है। गुड्स के लिए एचएसएन यूज होता है, और सर्विसेज के लिए आपको याद में रखना है कि सैक यूज होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। बहुत लोगों को एचएसएन ही सिर्फ पता है, सैक नहीं पता है, तो ये ध्यान में रखना। एचएसएन सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए सैक होता है। इसके बाद कंपोजिशन स्कीम है, जो अपने लेटर ऑन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे, और अपना रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इसके बाद एग्जामेशन भी अपने एग्जामेशन चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये आपको ध्यान में रखना है कि सीमलेस फ्लो क्रेडिट, जो आपने अभी ध्यान में किया, ठीक है। इसमें आपको ये बात समझना है कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट किस तरीके से होगी। तो उसके लिए मैं अभी नोट्स में आ जाती हूँ। इसमें ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आईजीएसटी का फिगर है, आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपका जो पेबल आईजीएसटी आ रहा है ना, उससे आप पहले सेट ऑफ करना, और तब जाके आप सेट ऑफ करना एस और जी में, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। आप पूरा का पूरा एस में भी सेट ऑफ कर सकते हो, पूरा का पूरा एस सी में भी सेट ऑफ करते हो, या फिर आधा आधा करके भी कर सकते हो, वन थर्ड, टू थर्ड, कोई भी ऑर्डर, ठीक है। बट पहले आपको सेट ऑफ किससे करना है, आईजीएसटी से, तब जाके आपको सी और एस में बंटवारा करना है। फिर आपका जब सी जीएसटी का फिगर है, तो आप पहले सी जीएसटी में सेट ऑफ करना, फिर आईजीएसटी में करना, या तो आईजीएसटी पहले सी में बाद में, इस तरीके से किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। एसजीएसटी भी पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। लेकिन आप में ये चीज कॉमन आप देख रहे होंगे कि सी और एस के साथ यहाँ पे लिंक नहीं बनाया। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप एसजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप सीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं। यानी कि ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, सी और एस एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे। आई आप दे सकते हो, आई का सेट ऑफ एस में दे सकते हो, सी में दे सकते हो, वो चलेगा। इसलिए बोले जाता है कि आप अपनी आगे जाके पढ़ोगे भी कि जो अपना आईजीएसटी का फिगर है ना, वो अपने कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में पहले जाके ट्रांसफर नहीं होता है। जब तक कि उसका प्रोपोर्शनेट ना हो जाए तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक बार ट्रांसफर हो गया तो उसको मान लेंगे सीजीएसटी, जब सीजीएसटी मान लेंगे तो सी और एस में तो बंटवारा भैया होता नहीं है प्रोपोर्शनेट। क्रॉस आईटी मतलब क्रॉस आईटीसी एक दूसरे पे ये लोग सेट ऑफ करने अलाउड नहीं होती है, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हो। तो इस वजह से पहले कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में उसको नहीं डाला जाता है। सी डायरेक्ट डाल सकते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चली जाएगी, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चली जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आईजीएसटी का वाला फिगर है वो डायरेक्टली नहीं जाता है, ठीक है। यस, मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि it should be noted that the ITC of CGST should cannot be utilized for the payment of SGST या UTGST and vice versa भी। UTGST आपको ध्यान में रखना है, वो स्टेट और यूटी एक ही मानता है, उस टाइप से उसको डील किया जाता है। अब ये कुछ इलिस्ट्रेशन है वो अपने नोट्स में करेंगे अभी कवर, कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी चलती है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू कितनी होगी, क्या होगी।
तो इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई दोनों को समझेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट कॉपी में ही आ जाते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? यानी कि एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो जो गुड्स का सप्लाई है वो एक ही स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे ए ने बी को सप्लाई किया गुड्स, और वो एक ही स्टेट के अंदर है दोनों, ठीक है। तो वहां पे कॉस्ट है 10,000 का। तो जब एक ही स्टेट पे, तो सी और एस अलग अलग लगेंगे। तो सी में उस मान लेते कि 18% है, तो 9% का बंटवारा हो जाएगा। 900 रुपए 900 रुपए कलेक्ट किया बी से ए ने, और 11,800 का इनवॉइस थमा दिया। अब ए का पेबल क्या हो जाएगा कि उसको ये जो 1800 उसने कलेक्ट किया है सी और एस के नाम पे, वो इसको गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा। अगर कोई आरटीसी था तो थे, लेकिन इस ऑर्डर पे ऐसे चलते हैं कि ये मैन्युफैक्चर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उस वाइज ए के पास कोई क्रेडिट नहीं था, तो ये 1800 जाके जमा कर दिया। अब समझते हैं कि बी ने भी फिर सी को फर्दर सेल किया है। तो सी को जो फर्दर सेल किया, तो उसने जो उसका कॉस्ट था 10,000 का, उसमें उसने 20% मान लेते हैं जोड़ा है प्रॉफिट, और तब जाके अल्टीमेटली 12,000 बना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये यहाँ पे जीएसटी का फिगर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये अल्टीमेटली आईटीसी का काम करेगा, जो अपने नीचे देखेंगे। इसलिए ये जो टैक्सेबल फिगर होता है ना, ये जो अपना 10,000 है, ये इसका टैक्सेबल फिगर है। ये यहाँ पे जो 10,000 है, ये टैक्सेबल फिगर है ना। तो इस टैक्सेबल फिगर में ये प्रॉफिट जोड़ सकता है अल्टीमेटली। अब ये जाके आगे जाके ये टैक्सेबल फिगर बन जाएगा। जिस अमाउंट पे जीएसटी लगता है वो हमारा टैक्सेबल फिगर होता है। तो वो जो टैक्सेबल फिगर है ना, वही हमारा कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। और आप एज अ बिजनेस अगर आप चला रहे हो, अगर आपको है, तो ये नॉलेज होगा कि जो अपना टैक्सेबल फिगर है वही हमारा कॉस्ट का पार्ट है। अल्टीमेटली ये जो जीएसटी कलेक्शंस है, ये कहीं ना कहीं सेट ऑफ का काम करती है, ठीक है। तो आपके लिए जो खर्चा है वो आपका ये है, यहाँ पे आपका ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 10,000 है, इसमें मैंने 2,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया इस बी ने, और तब जाके सी को दे दिया 12,000 पे। 12,000 प्लस जीएसटी जोड़ेंगे, एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा है, यानी कि सी और एस अलग अलग होंगे, और 14,160 का यहाँ पे फिगर आ जाएगा। अब बी का किस तरीके से होगा रेवेन्यू, देखो पेबल। तो बी के लिए पेबल बन जाएगा सी और एस के नाम पे 1080 1080 ये दोनों के नाम पे आ गया। और इसको आईटीसी का सेट ऑफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे उसने 900 रुपए जमा दिया था, तो 900 का सेट ऑफ मिल गया। अल्टीमेटली बर्डन कितना हुआ? 180 का इन लोगों के लिए नेट पेबल हो गया। अब रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट किस तरीके से समझेंगे? तो रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट सी और एस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ए ने जमा दिया है, ए ने जमा दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ने क्या जमा दिया है? 900 रुपए जमा दिया है, तो 900 का रुपए जमा देगा, बात खत्म। और बी ने कितना जमा दिया है? 180 जमा दिया है अलग से, तो 1,080 मिल गया सेंट्रल स्टेट को, कहानी वहीं पे खत्म हो गई। और आपको समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट बर्डन किसके पास गया? बी के पास, क्योंकि बी ने ही तो ये 900 रुपए जमा दिया था ए को। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। जिसने कंज्यूम किया उसी ने अल्टीमेट बर्डन बॉन्ड किया। तो ये 900 रुपए तो भाई बी ने ही दिया था इसको, और ये 180 पे बी ही दे रहा है। अब इसको एक फर्दर और एग्जांपल से समझो, जहां पे अपने इंटर स्टेट करते हैं और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेट ने दूसरे स्टेट पे सप्लाई किया है। सबसे पहले तो ए और बी का सप्लाई इस तरीके से है कि सेम जो पहले पुराना वाला था उस टाइप का ही सप्लाई है। तो ए और बी ने इंट्रा स्टेट किया था, मतलब एक ही स्टेट पे सप्लाई किया था। तो सी और एस का अपना फिगर खड़ा हो जाएगा वहीं पे, और जिस टाइप से ऊपर अपने समझे वैसा ही यहाँ पे पेमेंट होगा। बट वहीं पे क्या हुआ, अब बी और सी के बीच में ट्रांजेक्शन हुए, लेकिन इस बार ये इंटर स्टेट हुए हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट होने के कारण यहाँ पे फिर उसने 10,000, वही 2,000 वही फिगर है, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, ये आईजीएसटी का फिगर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट हुआ है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है। ये मान लो कि पंजाब में है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे ये पंजाब में, तो पंजाब में ही है। यहाँ पे ये पंजाब है, लेकिन ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, तो दूसरा स्टेट पे सप्लाई है, इसलिए ये आईजीएसटी का फिगर हो जाएगा। तो इसके लिए पेबल 2160 आईजीएसटी में आएगा। देखो अब इसको ध्यान से समझो।
जो बी है, बी ने जो सप्लाई किया उसके लिए ये पेबल आईजीएसटी में आएगा। जब ये आईजीएसटी में आया तो इसके पास क्रेडिट कौन कौन सा था, सी के नाम पे 900 था, एस के नाम पे 900 था। इसने इस टाइप से क्रेडिट भी ले लिया क्योंकि आईजीएसटी में दोनों अलाउड है। तो सी का भी सेट ऑफ मिल गया, एस का भी सेट ऑफ मिल गया, और तब जाके पेबल उसके लिए 360 बना। अब रिवेन्यू का बंटवारा कैसे होगा, तो रिवेन्यू समझने के लिए देखो कि यहाँ पे सेंट्रल है, यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। सेंट्रल ने बोला कि मेरे को तो 900 रुपए का कलेक्शन हुआ था, और स्टेट ने बोला कि मेरे को 900 का कलेक्शन हुआ ए से। बी बोल रहा है कि हम अल्टीमेटली आईजीएसटी किसको जाता है, सेंट्रल को जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सेंट्रल को गया था। तो यहाँ पे ये जो बी है वो 360 दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना छोड़ दिया, इसके अलावा जो बी है वो यहाँ पे 900 रुपया और ना दे रहा है, और ये स्टेट अपने 900 रुपए को हटा रहा है। आईजीएसटी के हेल्प से ये जो 900 रुपया स्टेट के पास पहले चला गया था रेवेन्यू, अब रिवर्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका सेट ऑफ देना है ना भाई। अल्टीमेटली ये जो आईजीएसटी ये तो भाई सी को जाएगा, सेंट्रल को जाएगा, तो सेंट्रल को कितना जाना चाहिए, 2160 जाना चाहिए ना, उसके पास तो रेवेन्यू इतना आना चाहिए। तो रेवेन्यू कैसे इतना आएगा, 900 रुपया इधर हुआ, 900 रुपया इधर हुआ, और तब जाके 360 हुआ, तब आप इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 2160, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, इसके आगे भी अगर कोई कहानी होती है उस टाइप से इसको समझते हैं। अब आगे की कहानी ऐसी है कि सी ने अब डी को सप्लाई किया, और इस बार इसने इंट्रा स्टेट किया है, यानी कि एक ही स्टेट में सप्लाई किया है। तो सी मान लेते कि वेस्ट बंगाल का आदमी था, इसने वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में ही सेल किया है। अब इस बार डेस्टिनेशन कहाँ पे बदल गई, वेस्ट बंगाल फिर से। तो इसने ये जो 12,000 का उसके लिए कॉस्ट बना था उसमें 20% और प्रॉफिट जोड़ा, 2400 का प्रॉफिट और जोड़ा, 14,400 का बिल बनाया टैक्सेबल, और उसमें सी और एस करके फिगर जोड़ दिया। अब इस बार पेबल कितना हो रहा है सी और एस पे, 1296 और 1296, यानी कि सेंट्रल को 1296 ही मिलना चाहिए डेस्टिनेशन के हिसाब से, और स्टेट कौन सी स्टेट को, सेकंड वाली स्टेट को मिलनी चाहिए 1296 की। तो पंजाब को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ वेस्ट बंगाल को मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से इसको समझना है आपको। पहले तो इसके लिए पेबल देखते हैं, तो सी का पेबल हो जाएगा 1296, और 1296 अपना सेंट्रल का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, उसमें आईटीसी का ये लोगों को सेट ऑफ मिल जाएगा, जो ऊपर में अपने देखे कि 2160 का आईजीएसटी अपने पास पड़ा हुआ था, तो यही 2160 में आई में भी सी में भी बांट दिए और एस में भी बांट दिए। सी में पूरा दे दिए मान लेते हैं, और एस में थोड़ा सा दिए, मतलब जो रिमेनिंग बचा था, ठीक है। जो 2160 माइनस अपने 1296 करेंगे तो 864 ही आएगा, यानी कि अल्टीमेटली उसने 432 का पेमेंट किया है। आप ऐसे भी कर सकते थे, आधा आधा करके भी, जैसा भी, क्योंकि ऑर्डर कोई भी हो सकती है, ये मैंने अभी पहले ही समझा दी। लेकिन रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो आपको समझना है। पहला वाला तो अपने को समझ आएगा कि ए ने 900 रुपए का यहाँ पे जमा दिया, क्योंकि उसने इंट्रा स्टेट किया था, तो 900 रुपया सेंटर को गया, और ये स्टेट वन था जो कि अपना पंजाब था, तो पंजाब वाले को चला गया 900 रुपया, खत्म। वहीं पे जैसे ही ए ने बी को सप्लाई किया तो अब डेस्टिनेशन बदल गई। तो जब बदल गई डेस्टिनेशन, तो अब यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया, जब सॉरी इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट होने से पूरा का पूरा फिगर किसको जाता है, सेंट्रल को जाता है। तो ये जो 900 रुपया इसको भी कलेक्शन हुआ था ना, ये भी यहाँ पे घट के पहले तो स्टेट को चला जाएगा। आईजीएसटी में जा सकता है स्टेट से आईजीएसटी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कंफ्यूज वैसे मत होना कि अरे ये तो सेंटर को जा रहा है, आईजीएसटी अल्टीमेटली सेंटर के पास जा रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में भी कलेक्ट नहीं हुआ है, ये अलग से रखा गया है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो ये अभी 900 रुपया जब तक कि एकदम डेस्टिनेशन तक अपने पहुंच नहीं जाते, अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते, ये अभी फिगर चलते रहेगा। तो ये जो 900 रुपये जो पंजाब को मिला था वो अभी यहाँ से हट जाएगा, और अल्टीमेटली ये सेंटर को चला जाएगा आईजीएसटी के नाम से। तो अब जब यहाँ पे ये टोटल करेंगे ना, तो ये 2160 ही आएगा फिगर, जो आईजीएसटी का फिगर आपको दिख रहा है पेबल। तो बी वाले में ऐसा था। अब थर्ड वाले में क्या हुआ कि सी ने
सी ने पेबल क्या था, तो सी का पेबल था 1296, सी और एस अलग अलग, और सी पे था 1296, और एस कौन सा वाला, स्टेट कौन सा, वेस्ट बंगाल वाला। यानी कि पंजाब में कुछ नहीं है, तो पंजाब आपने कुछ करना ही नहीं है, अपने को ये 1296 यहाँ पे पेबल दिखाना है, यहाँ पे भी अपना पेमेंट दिखाना है। तो कैसे करेंगे, अपने पास अभी सेंटर में डूबा हुआ है कितना, 2160, अपने पेमेंट कितना किए थे वहां पे, 432 किए थे ना पेमेंट ऊपर में, वैसे ही यहाँ पे 432 का ही पेमेंट होगा। लेकिन इस बार 864 का सेट ऑफ यहाँ पे सेंट्रल स्टेट को दे देगा रिवेन्यू। तो अल्टीमेटली ये जाके 1296 स्टेट और 1296 का सेंट्रल में आ जाएगा रिवेन्यू। तो आपको समझना है इस तरीके से कि रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी जो टैक्स चार्जेस किया जा रहा है ना, उसी ऑर्डर पे होगा रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। और पेबल और सेट ऑफ किस तरीके से होगा वो आपने देख ही लिया है, कि पेबर और ये सेट ऑफ किस तरीके से हो रहा है, वो आपको वैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने चलते हैं आगे। होप करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है सारा। और अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो आगे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और भी चैप्टर्स होंगी, तो इसके बाद आपको हो सकता है कि ज्यादा क्लैरिटी और मिलने लगे। ठीक है, इसके फीचर में अपने बात कर रहे थे, तो फीचर में आते आते ये अपना नेक्स्ट फीचर है कि जीएसटी कॉमन पोर्टल है। ठीक है, तो एक कॉमन पोर्टल है जिसका पोर्टल का नाम क्या है, जीएसटिन। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। तो उसके उसके हेल्प से ही अपने रजिस्ट्रेशन करना होगा तो वहीं पे हो जाएगा, रिटर्न फाइलिंग करना हो वहीं पे हो जाएगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना हो वहीं पे हो जाएगा, कुछ भी काम करना हो वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉमन पोर्टल फॉर ई वे बिल के लिए एक अलग कॉमन पोर्टल है, कि ये सब यही वही सब चीज लिखा हुआ है कि भाई कंप्यूटेशन करना है, मैचिंग करना है, आईटीसी रिकॉन्सिलेशन करना है। ठीक है, एमआईएस रिपोर्ट अगर प्रेजेंट करना है सेंटर और स्टेट को कि भाई कितना टैक्स का कलेक्शन हुआ, ये सब के बेसिस में, तो वो भी वहीं से जनरेट हो जाएगा, वो सेंटर स्टेट अपना समझेगा। इसके बाद देखो कॉमन पोर्टल फॉर, यहाँ पे ईवे बिल के लिए है www.eWaybill.gst.government.in। और अपना ई इनवॉइसिंग का जो है वो अपना जीएसटी वाला साइट पे ही हो जाता है। ई इनवॉइसिंग किसके लिए एप्लीकेबल होती है, जहां पे 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है अपना, 2017-18 एंड ऑनवर्ड से। तो ये 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं या उससे कम नहीं, 5 करोड़ से ज्यादा है तब ई इनवॉइसिंग की जरूरत होती है, तो वो अपने जीएसटी पोर्टल में ही हो जाता है। इसके बाद ये जो जीएसपीज है, एएसपीज है, ये क्या है बेसिकली, जब अपने नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, अपने क्या करें इंटरनेट में आ रहा है ना, ये वेबसाइट वगैरह क्या है, ये इंटरनेट से यूज होती है, तो इसमें कोडिंग वगैरह का यूज होता है, बहुत सी चीजें होती है, तो उसमें आईटी जो कंपनी यूज होती है ना, उसका हेल्प लिया जाता है। वो आईटी कंपनीज को क्या बोलते हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। और एक एप्लीकेशन बनता है ना, आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, तो उस एप्लीकेशन में सारा काम होता है, तो वो एप्लीकेशन को बोलते हैं एएसपीज। बस इसमें और कुछ ध्यान में नहीं रखना है आपको, ये अपना आईटी बेस्ड कंपनीज है, जो सारा जो आपको सुविधा दिख रहा है एप्लीकेशन बेस्ड, कि वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कर सकते हैं, मंथली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स कर सकते हैं, आईटीसी कॉन्सलेशन देख सकते हैं, तो वो ये सबके यूज से होता है। इसके बाद कंपनसेशन सेस, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि कंपनसेशन सेस आया क्यों और किस में लगता है। कंपनसेशन सेस बेसिकली लग्जरी आइटम्स में लगता है, जितनी भी लग्जरी आइटम है, जो एकदम लग्जरी वाली मोटर कार्स होती है ना, उसमें लगता है, टोबैको प्रोडक्ट्स में लगता है, एरेटेड वाटर में लगता है, पान मसाला में लगता है, तो ये सारे चीजों में कंपनसेशन सेस भी लगता है, टैक्स के अलावा एक सेस भी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जैसे अपने एग्जाम्पल में देखें कि वहां पे तो भाई पहले क्या था कि स्टेट और अपना जो सेंट्रल है वो अपनी अपनी टैक्स का कलेक्शन करती थी, और सेट ऑफ नहीं था, कुछ नहीं था, वहां से स्टेट वाले रिवेन्यू से माइनस होके अल्टीमेटली सेंटर को नहीं दिया जाता था। ये रिवेन्यू का माइनस प्लस नहीं होता था, सेंटर के पास जो चला गया वो चला गया, फिर कोई सेटअप फिटअप नहीं देख होने वाला। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जब जीएसटी आ गया तो अब तो सेट ऑफ अलाउड होने वाला है, अब तो डेस्टिनेशन जो अल्टीमेट होगा अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेस्टिनेशन मान लो कि आईजीएसटी में अटक गया,
तो आईजीएसटी यानी कि सेंट्रल के पास चला जाएगा। बट अल्टीमेटली वो तो प्रपोर्शन होगा ही बाद में, बट एट द मोमेंट पे वो बढ़ते जाएगा। अब उस पे था कि अपना पंजाब में नहीं गया, वेस्ट बंगाल पे गया, जो अभी ये वाला एग्जांपल देखे, है ना। इसमें देख रहे हैं कि ये स्टेट वन में तो कुछ नहीं ना गया, पंजाब में तो कुछ नहीं गया, तो पंजाब वाला बोलेगा, रो रहा है कि भाई मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो यही सब रोने करने के लिए क्या बोला सेंट्रल कि तुम चिंता मत करो, हम कंपनसेशन सेस लेंगे। ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने नाम लिया उसमें कंपनसेशन सेस को कलेक्ट किया जाएगा। और ये कलेक्शन इसलिए होगा ताकि अगर रेवेन्यू का लॉसेस स्टेट को होता है तो उन लोगों को ये जो सेंट्रल है वो उसको भरपाई कर देगा। कंपनसेशन सेस वाला जो कलेक्शन हुआ उससे भरपाई किया जाएगा। ठीक है। तो पहले ये सिर्फ 5 सालों के लिए वैलिड था, और अब क्या है, 31 मार्च 2026 तक ये अभी एक्सटेंड हो चुका है कि अभी तक ये इस टाइप का टैक्सेस का कलेक्शन होगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके जो भी लॉसेस होते हैं जीएसटी लॉसेस, तो उनको यहाँ पे पेमेंट होगा। अब जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो इसको अपने नोट से समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा टेबल बनाया, इसको आप समझो। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन में जीएसटी लगता ही नहीं है, तो जीएसटी आउट ऑफ द परव्यू है। ठीक है। तो इसमें लगता क्या है, तो सेंट्रल एक्साइज नहीं, इसमें स्टेट एक्साइज लगता है। तो और अपना सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, वैट और सीएसटी लगता है, रिस्पेक्टिवली स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज लगता है। ठीक है। तो इसमें जो अभी पुरानी वाली जो भी टैक्सेस है वो अभी तक कंटिन्यू है, इसमें जीएसटी का परव्यू नहीं है अभी तक, और आने भी वाला नहीं है। बाटली छोड़ेगा ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा उन लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, इसलिए स्टेट बोला भाई हमको ये नहीं देना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर होता है, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन होता है, उसमें लगता है स्टेट एक्साइज। और उसके बाद जितने भी बार रोटेट होना है ये लोग, मैन्युफैक्चर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर जो भी आगे जाते रहेगा वहां पे सीएसटी और वैट लगता रहेगा। ठीक है। सेकंड में अपने देखते हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये 5 चीजें आपको थोड़ा रटना है। ठीक है। ये जो ऐसा 5 चीज ऐसा है जिसमें सेंट्रल का एक्साइज भी लगता है और साथों साथ अपना वैट सीएसटी भी लगता है। ये अभी जीएसटी के परव्यू में नहीं आई है, बट आने वाले टाइम पे आ सकती है जब भी जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी। ठीक है। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ये जीएसटी के परव्यू में आ सकती है। तो जब ये सेंट्रल के हाथ में तो ये आ सकती है। ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही है कि जो एक्साइज लगता है सेंट्रल एक्साइज वो फर्स्ट टाइम लगता है, जब फर्स्ट टाइम इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, फर्स्ट टाइम इसका प्रोडक्शन होता है तभी लगता है। इसके बाद जो भी है कहानी आगे की, वहां पे वैट और सीएसटी लगती है। इसके बाद टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स में क्या लगता है कि सेंट्रल एक्साइज भी लगता है और अभी कंपनसेशन सेस भी लगता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे जीएसटी भी लगता है। फिर ओपियम, इंडियन हेम्प और नारकोटिक्स ड्रग्स में आपका क्या लगता है, जीएसटी भी लगता है, इसके साथ साथ आपका स्टेट एक्साइज भी लगता है। और रियल स्टेट में जीएसटी का परव्यू भी नहीं है, ना स्टेट एक्साइज ना सेंट्रल एक्साइज ना कुछ भी नहीं। इसमें क्या है कि नॉर्मल एक स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन होता है, वो जाता है गवर्नमेंट को। तो ये जीएसटी के परव्यू में नहीं है। आप बोलोगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज करेंगे उसमें कोई टैक्सेस है क्या, जीएसटी का नहीं। ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और जहां जहां पे सेंट्रल एक्साइज है, जहां पे स्टेट एक्साइज है, ये चीजों को आपको याद करते हुए चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी आया, चाहे फाइनल लेवल पे भी देखो और चाहे इंटर लेवल पे भी देखो। इसके बेस्ड आपको एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इसके बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स बता देगा कि ये पॉइंट्स में क्या क्या इंप्लीकेशन है टैक्सेस के, आप बता दो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपना टैक्सेस जो भी सब्सम हुआ अंदर जीएसटी, उसमें सब्सम करने के पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे कि नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो उसमें लग रही है। इसके अलावा
कि वो कौन सा पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स में चालू है, चाहे इंपोर्ट है कि मैन्युफैक्चर वाले में है कि प्रोडक्शन रिलेटेड है, किस में लग रहा है वो टैक्सेस। और रिजल्ट क्या होगा उसके फ्लो ऑफ क्रेडिट पे, अगर ये अपने उसको जीएसटी में ले ले, सबसम कर ले। और फेयरनेस ऑफ रेवेन्यू का फेयरनेस यहाँ पे प्रमोट करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो इतनी रिलेवेंट नहीं है। अपना आगे बढ़ते हैं कि जो जो टैक्सेस मर्ज हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो क्या क्या है। सेंट्रल टैक्सेस में अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज सर्विस टैक्स है। फिर अपना सीबीडी है, स्पेशल सीबीडी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है। तो ये सब जो टैक्सेस के नाम है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और स्टेट में जो जो सबसम है वो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि इसके एंटरटेनमेंट टैक्स है, एंट्री टैक्सेस है, लग्जरी टैक्स है, वैट सेल्स टैक्स है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सब सबसम हो चुके हैं। इसमें आपको बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना कि एंटरटेनमेंट टैक्स सिर्फ स्टेट वाला ही खत्म हुआ है। जो लोकल म्युनिसिपैलिटी, जो लोकल बॉडीज है जो अभी भी है, उस वो लोग जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स को यहाँ पे कलेक्शन करती है, लेवी करती है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड, कौन सा जीएसटी के बाहर है, कौन सा जीएसटी के अंदर है, ये तो अपने जो अभी बड़ा सा डायग्राम बनाए थे उस सब में कवर हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज आउटसाइड द रिल्म ऑफ जीएसटी। ये तो करेक्ट है भैया। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे अपना स्टेट एक्साइज लगता है, ये भी करेक्ट है भैया। फिर इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, अल्कोहलिक का इज सब्जेक्ट टू सीएसटी भी लगता है, वैट भी लगता है, ये भी सही है। लेकिन अल्कोहलिक लिकर में क्या सब्जेक्ट टू जीएसटी है? नहीं। तो यही वाला सिर्फ इनकरेक्ट है, तो ये वाला आंसर होगा। इसके बाद जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है वो अपने को देखना है। तो बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी, इसमें थोड़ा सा मोनोटोनस चलेगा, थोड़ा फास्ट करूंगी क्योंकि अभी तक जितने भी बार मैंने जीएसटी से रिलेटेड बात की है उसमें ये सब चीजें रिपीट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट इज यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो एक कॉमन इंडिया, एक कॉमन मार्केट बन गया है। ठीक है, कॉमन टैक्स लग रहा है तो कॉमन मार्केट बन गया है। तो जब कॉमन मार्केट है तो वो कहीं ना कहीं एक फायदा का रूप ले रहा है। मतलब कॉमन प्रोसीड्यूर्स है, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है। ठीक है, तो एक सरल तरीके से कंप्लायंस चल रहा है। इसके अलावा बूस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव कैसे हुआ? वही वाला टैक्स स्ट्रक्चर के हेल्प से। टैक्स स्ट्रक्चर में जब आपको टैक्स कहीं ना कहीं बचत हो रही है तो प्राइजेस कम होगी, जब प्राइजेस कम होगी तो अल्टीमेटली डिमांड खड़ी होगी। अब डिमांड खड़ी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अल्टीमेटली इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा। तो वही है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, ये बहुत यूजफुल है। यही चीज वापस रिपीट हो गया कि जब टैक्स इंटीग्रेट हो जाएगा तो कॉस्ट कम होगा, मार्केट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। है ना, अपना मार्केट कैसे कैप्चर करेंगे, अपना प्रोडक्शन कैसे होगा? अपने को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर लगेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो 3 पॉइंट वहीं पे हो गई। इसके बाद है अपना टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर में क्या फायदा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, एक ही टैक्स देना है। अलग 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 टाइप का टैक्स नहीं है, दुनिया भर का लग्जरी टैक्स भी दो, एंटरटेनमेंट भी दो, एडवर्टीजमेंट में भी टैक्स दो, यहाँ पे भी दो, सब हट गया, एक ही टाइप का टैक्स है अब। फिर सर्टेनिटी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेनिटी है कि पहले प्रोसीड्यूर को क्लियर नहीं था, अब क्लियर है भाई। एक ही पोर्टल है, एक ही पोर्टल की मदद से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, आपको एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करना है, वहां पे आपको ड्यू डेट्स भी दिखता रहता है ना। आपको मंथली देना है तो मंथली, क्वार्टरली देना है तो क्वार्टरली रिटर्न्स है, सब कुछ वहां पे दिखता है। कॉमन पोर्टल है, कॉमन प्रोसीड्यूर है सबके लिए। वही चीज वापस रिपीट होगा कि ऑटोमेटेड प्रोसीड्यूर्स है और ग्रेटर यूज ऑफ आईटी है। तो जब आईटी का ज्यादा यूज हो तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो जीएसटी नेटवर्क का यूज करके आप चाहे रिफंड का प्रोसेसिंग करना हो, चाहे रिटर्न फाइलिंग करना हो, सब कुछ उसी से कर सकते हो। और टैक्स कंप्लायंस भी आसान हो गया क्योंकि एक ही पोर्टल है, एक ही जीएसटी है, एक ही कॉमन टैक्स है, एक ही प्रोसीड्यूर लगाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि भाई ये बंदा कमाता है नहीं कमाता है, अच्छा गुड्स एंड सर्विस ले रहा है इसके ऊपर टैक्स लगाना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये पेबल मतलब
एबिलिटी है उसके पास पे करने का कि नहीं करने का, कॉम्प्लिकेशन है नहीं। इसके बाद ट्रेड इंडस्ट्री में भी फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ इंडस्ट्री को? कि वही चीजें हैं कि अगर टैक्स घट रहा है, कहीं ना कहीं कॉस्ट घट रहा है, प्राइसेस घट रहा है, मार्केट का अपना कैप्चर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। फिर जो इल इफेक्ट था कास्केडिंग का, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाला, वो सब चीजें अब खत्म हो गई है जीएसटी के आने से, क्योंकि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिल जाती है, अपने को सेट ऑफ करने का फायदा मिल जाता है। उसके बाद स्मॉल टैक्स पेयर के लिए भी फायदा है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम है। अगर छोटे छोटे आप लोग हैं तो उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है। आप 1.5 करोड़ से ऊपर जाओगे तो वो आपके लिए नॉर्मल स्कीम है। ठीक है, तो वो आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम जो भी मैंने एक ओवरव्यू दिया है बस अभी, उसका जो अल्टीमेट पढ़ाई हो तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा आगे जाके ही पता चलेगा रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे। अभी बस एक ओवरव्यू समझ लो कि स्मॉल टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं देना। अगर आप कंपोजिट में, आपको 1% से मैक्स टू मैक्स आपका 5% जाने वाला है। इसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज है। प्रेजेंटली अगर पेट्रोलियम और डीजल का अपने बात करें तो पेट्रोलियम डीजल में क्या अभी जीएसटी है? तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, क्या सेंट्रल एक्साइज है कि स्टेट एक्साइज है? ठीक है, तो सेंट्रल वाली एक्साइज है वो अपने टेबल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल एक्साइज है। इसके अलावा क्या यहाँ पे सीएसटी और वैट भी है? तो यस, सीएसटी और वैट भी है। तो ये जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट, ये भी दोनों है। सीएसटी अपने इंटर पे लगता है और वैट अपने इंट्रा स्टेट में लगता है। और अपना सेंट्रल एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में लगता है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। उसमें आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट, जब तक आपको अथॉरिटी नहीं दी जाती बाय द लॉ, आप उसको लेवी नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक करके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आर्टिकल्स है उसको थोड़ा पढ़ेंगे, जो जीएसटी के हिसाब से काम किया है वो आपको दी गई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी समझते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो जो आपके जीएसटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 265 बस इतना ही बोलता है कि कोई भी टैक्सेस तब तक लेवी कलेक्ट नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं मिल जाती। फिर अपना आर्टिकल 245 बोलता है कि लॉ बनाने का जो पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है होल या फिर पार्ट ऑफ द इंडिया के ऊपर, और स्टेट के पास पावर है होल या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट के पास। उसके बाद 246 है आर्टिकल, उसमें बोल रहे हैं कि वही जो पावर पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर को दिया हुआ है, तो उसमें अल्टीमेटली यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को वो दी जा रही है रिस्पेक्टिवली। फिर वहां पे 246 का जो सेवन शेड्यूल है उसमें अपना लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो लिस्ट में क्या है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में पावर किसके पास होगा लॉ बनाने का? यहाँ पे पावर टू मेक द लॉ पार्लियामेंट के पास होगा, यानी कि जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास। जब अपना स्टेट लिस्ट का बात करते हैं तो वहां पे पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जब अपना कंकरेंट लिस्ट है तो वहां पे पावर किसके पास होगा? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों को मिला के पावर होगा। फिर नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने पहले ही देख ली, वो जो हिस्ट्री वाइज था वही इंपॉर्टेंट था वहां पे। तो जो 101 अमेंडमेंट आया ना, हाँ, उसी के बाद अपना जीएसटी आया। तो जीएसटी कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट हुआ है ना, उसके बाद जाके जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई है। और इसमें 26 सेक्शंस को इंसर्ट किया गया जो अपना जीएसटी का अमेंडमेंट आया। और नए आर्टिकल्स डाले गए 279A। इसके बाद ये थोड़ा सा एमसीक्यू पर्पस के लिए वो इम्पोर्टेंट था। जो पावर है स्टेट का और अपना पार्लियामेंट का टू मेक द लॉ, वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। इंटर स्टेट जितना भी होगा उसमें सेंट्रल का पावर होगा, और इंट्रा स्टेट वाले पे स्टेट का पावर होगा। फिर पर प्लेस ऑफ सप्लाई है, सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, वो पार्लियामेंट के ऊपर पावर है बनाने का, कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई किसको ट्रीट करना है, सप्लाई करना है कि नहीं ट्रीट करना है ये ट्रांजेक्शन को, वो पार्लियामेंट के ऊपर पावर है।
इसके बाद यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को एग्जेम्पशन में रखा गया है, तो अपने को पता ही है पहले ही। और जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी उस बेसिस में ये सारे गुड्स भी आ जाएंगे जीएसटी के परव्यू में, अभी नहीं। फिर टोबैको प्रोडक्ट्स में अलग से ड्यूटीज एक्साइज लगती है वो। फिर अपना आर्टिकल 279A, इस ये इम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट करना एक जॉइंट फोरम। ये जॉइंट फोरम कौन सा हुआ, जो अपना जीएसटी काउंसिल अपने पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने एमसीक्यू पर्पज से ध्यान में रखना कि 279A जो आर्टिकल है वही इम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट को कि आप ये जीएसटी काउंसिल बनाए। फिर एमसीक्यू पर्पज से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है वो केम इनटू फोर्स कब से आई, 12 सितंबर 2016 से आई थी। और प्रेसिडेंट ने उसको कंस्टिट्यूट कब किया, 15 सितंबर 2016। ये दो डेट्स क्या है कि पहला तो 12 सितंबर को ये केम इनटू फोर्स हुआ, और 15 सितंबर 16 तक ये पूरा जो मेंबर्स का बंटवारा होना है कि मेंबर कितने आएंगे, क्या इलेक्ट होंगे, वो बन के कंस्टिट्यूट हो गया, एक फॉर्मेशन भी हो गया। तो इसके मेंबर्स कौन कौन सी थोड़ा नीचे अपने पढ़ेंगे डिटेल वाइज, अभी यहाँ पे आप स्किप कर लो। फिर जो गुड्स है जिसका स्पेशल नोटिस जाना चाहिए वो भी इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ट्रांजिशन पीरियड कितना होना चाहिए वो भी इस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है, ये एक छोटा सा एमसीक्यूज है दो ठो, कि डैश इज लेविएबल। टोबैको में क्या क्या लेविएबल होता है, टोबैको में आपका जीएसटी है अभी, ठीक है, और अपने लग्जरी टैक्स भी अपने वो कंपनसेशन सेस भी लगता है वो भी अपने पड़े। इसके बाद अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, सीएसटी वैट लगता है क्या, नहीं उसमें सीएसटी वैट नहीं लगता। तो ये दोनों पॉइंट्स तो ऐसे ही कट हो गए। क्या इसमें स्टेट एक्साइज है, नहीं, तो सेंट्रल एक्साइज लगता है और अपना जीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। इसके बाद अपना मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, ओपियम, इंडियन हेम, नारकोटिक्स ड्रग्स, ये सब एक साथ था, तो उसमें क्या लगता है अपना स्टेट एक्साइज लगता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा अपना जीएसटी भी लगता है, तो जीएसटी भी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड फिफ्थ इज द आंसर। इसमें सीएसटी वैट तो लगता नहीं है। इसके बाद कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना है, ये बस मैं पढ़ाती जाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो आपके क्वेश्चंस में आप मार्क हो जाएगा। 246 का ए में पावर है टू मेक द लॉ, ठीक है, चाहे वो गुड्स के रिलेटेड हो चाहे वो सर्विस के रिलेटेड हो। तो इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है इंटर स्टेट जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसके ऊपर। फिर जहां पे इंट्रा होगा वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होगा। और इस जो पावर है टू मेक द लॉ जीएसटी के ऊपर, ये जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी इन सब गुड्स के ऊपर जो अपने 5 आइटम्स का बात किए, तो जब काउंसिल में रिकमेंडेशन आएगा तभी इसके पास जीएसटी के परव्यू में आएगा वो। इसके बाद 248 अब जो आर्टिकल है वो अमेंड हुआ, ये रेसिडुअरी पावर को लेके आते हैं। रेसिडुअरी पावर का मतलब क्या है कि अगर कोई लिस्ट है, कोई मैटर है, वो उस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपका यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो कोई लिस्ट पर नहीं दिया हुआ है, तो उन सच केस में अपना पार्लियामेंट उसको ले लेता है वो मैटर को। पार्लियामेंट बोलते हैं कि उस मैटर में फिर मैं बनाऊंगा लॉज, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेस्टुअरी अपना पावर। इसके बाद आता है आर्टिकल 246 का ए। 246 का ए क्या बोलता है कि जहां पे कोई सिचुएशन है नेशनल इंटरेस्ट का, या जहां पे कोई सिचुएशन है इमरजेंसी का, तो वहां पे भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट में है, लेकिन वो मैटर का जो मेकिंग पावर, जो लॉ बनाने का पावर है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा पार्लियामेंट के पास, अगर नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा लगता है या फिर ऐसा लगता है कि इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो उस केस में। बट पार्लियामेंट के पास कब जाएगा, अगर वो स्टेट लिस्ट पे, अगर वो स्टेट लिस्ट पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उस केस में नेशनल इंटरेस्ट में तब जाएगा जब यहाँ पे वोटिंग होगी, 2/3 से ज्यादा जो प्रेजेंट है लोग वहां से वो वोट करेंगे इन प्रेजेंट में कि यस ये सेंट्रल के पास चले जाना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ये जरूरी है, तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे से वोटिंग का जरूरत पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में दोनों ही केसेस में डायरेक्टली चला जाता है, और गुड्स एंड सर्विस वाले केसेस में भी डायरेक्टली चला जाता है, नेशनल इंटरेस्ट हो चाहे इमरजेंसी हो।
इसके बाद जो आर्टिकल 268 आप उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओमिट हो चुका है। ठीक है। तो पहले जो भी था कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर जो स्टेट है वो लगाती थी, कलेक्शन करती थी और वो सेंट्रल को जाके जमा करती थी, ड्यूटी समझ लीजिए। तो वो अभी हट चुकी है। इसके बाद 268 का ए भी अभी हट चुका था, आप इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। 269 का ए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आया, यहाँ से ही पढ़ना कि अपना जो इंटर स्टेट का जितना भी ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो उसमें अपने पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही वहां पे लेवी करती है और कलेक्शन भी करती है। कलेक्शन करने के बाद फिर अपोर्शनमेंट होगा यूनियन और स्टेट के बीच में। ठीक है। फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स जितने भी होते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, इसको इंटर स्टेट डीम कर लिया जाता है, यानी कि इसमें आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगेगा तो अपना जो सेंट्रल है वो एक बार के लिए कलेक्ट करेगा, फिर वही बंटवारा हो जाएगा। फिर आईजीएसटी वही बात है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया का पार्ट या कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं बनता है जब तक कि वो एक्चुअल बंटवारा ना हो। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट के टाइम पे वही डिसाइड करे कि सप्लाई हुआ है कि नहीं, वो भी वही डिसाइड करेगा। इसके बाद है आर्टिकल 270, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो यहाँ पे इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जैसे बोलेगा उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन समझा जाएगा। और इसका अपोर्शनमेंट पेबल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो वही पे करेगी। अब 271 में कुछ अमेंडमेंट आया कि पार्लियामेंट के पास इंक्रीज हुआ है, इम्पावर है कि वो कुछ कुछ ड्यूटीज और टैक्सेस को इंक्रीज करवा सकते हैं, मतलब कोई सरचार्ज के नाम से कुछ ड्यूटीज टैक्सेस ले सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और वो शेयर भी नहीं करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद डिफिनेशन है कुछ आर्टिकल 366 में दिया हुआ है, चाहे आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट का क्या है, स्टेट में अपनी यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड करती है। फिर गुड्स का डिफिनेशन 366 आर्टिकल का क्लॉज 12 में दिया हुआ है कि ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज और आर्टिकल्स इंक्लूड करती है। तो ये इतने रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू पर्पज से कुछ भी आ जाए। 286 वाले जो आर्टिकल है, इसमें क्या बोला गया कि इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो कुछ कुछ सेल परचेज ऑफ गुड्स अगर आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सेंटर का रोल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर जहां पे इंपोर्ट होगा वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट रोल में लेगी, जहां पे एक्सपोर्ट होगा वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल में आएगा। मतलब स्टेट का वहां पे रोल नहीं है, स्टेट वहां पे लॉ नहीं बना सकती, स्टेट वहां पे लेवी कलेक्शन नहीं कर सकती। वही है, इंटर स्टेट के टाइम पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, और इंटर स्टेट के टाइम पे स्पेशल इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। अब 279 ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। इसमें अपना जीएसटी जो काउंसिल है उसको फॉर्मेशन हुआ था। तो उसमें क्या बोला कि इट केम इनटू फोर्सेस 12 सितंबर 2016 में आया था, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया 15 सितंबर 2016 के बाद, 16 से। तो फॉर्मेशन में अपने कुछ कुछ मेंबर्स है उसमें, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ के चेयरमैन बनेंगे। फिर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अपना स्टेट का जो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू का होना चाहिए या तो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस वाला होना चाहिए, वो यहाँ का मेंबर बनेगा। इसके बाद हर एक स्टेट अपना अपना एक मिनिस्टर सेलेक्ट करेगी, वो यहाँ के मेंबर बनेंगे, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन भी इसका मेंबर होगा। अल्टीमेटली जो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है इज द चेयरमैन, ये आपको ध्यान में रखना है, और यही सारे मेंबर मिलजुल के एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। यही बात आपको नेक्स्ट में दी हुई है। इसके बाद जो ये रिकमेंडेशन देगा, इसका काम तो रिकमेंडेशन देने का है, तो ये क्या रिकमेंडेशन देगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि जो टैक्सेस लगाना है, जो सेस लगाना है, जो सरचार्ज लगाना है, क्या क्या टैक्सेस को सब्सम कर देना है, वो यही बताएगा। फिर एग्जेम्प्ट कैटेगरी में किसको डालना है, फिर आरसीएम किसके ऊपर लगना चाहिए, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर,
जिसके बेसिस में डिसाइड होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, कौन कॉम्पोजिशन स्कीम में है, कौन नॉर्मल स्कीम पे है, वो यहीं पे डिसाइड होगा। फिर स्पेशल रेट्स लगाना है या रेट्स लगाना है। कुछ कुछ टाइम पे स्पेशल पीरियड्स हो जाते, जैसे कि कोविड का टाइम है, उसमें रेट्स थोड़ा घट गया था वहां पे। तो वो जो स्पेशल रेट लगाना है स्पेशल पीरियड का, वो यही रिकमेंड करेगा। फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर कौन कौन से, अभी अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, असम है। तो ये सब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का लिस्ट है, उसको अपडेट करने का काम भी इसी का है। और से ज्यादा मैटर जो भी चाहिए, और बाद में रिकमेंडेशन देके ये जो 5 गुड्स का आपने नाम पढ़ा है वो भी जीएसटी में आ सकता है, इनका रिकमेंडेशन आएगा तब। फिर कोरम कितना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम कितना चाहिए, हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स का कोरम होना चाहिए। और डिसीजन कैसे पास होगा, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से 3/4 का वोटिंग होना चाहिए। 3/4 मतलब हो गया 75%। ठीक है, तो 3/4 का वोटिंग होना चाहिए। अब 3/4 का वोटिंग में सेंट्रल के पास कितना पावर है, स्टेट के पास कितना पावर है। सेंट्रल के पास पावर इक्वल टू होता है 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 33.33%। और स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है 66.6667%। तो अगर मान लो कि कोई डिसीजन पास करना है, तो अगर सिर्फ स्टेट हाँ बोलेगा तब भी नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल हाँ बोलेगा तब भी नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही हाँ बोलना पड़ेगा, तभी जाके एक डिसीजन पास होगा। फिर ये इतना रिलेवेंट नहीं है। फिर कोई डिस्प्यूट होगा, तो अगर मान लो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट सॉल्यूशन यहीं पे दिया होगा। काउंसिल ही रिकमेंड करेगी कि अगर कोई सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। या तो फिर एक जगह कोई डिसीजन है, उसमें कुछ सेंट्रल और कुछ स्टेट एक साथ है, और दूसरी तरफ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है अगेंस्ट में। तो इन दोनों के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट का सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा, वो जीएसटी काउंसिल ही बताएगी। या तो फिर दो स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कैसे सॉल्व होगा वो भी यही बताएगी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या आया कि जो टैक्सेस सबसम नहीं हुए हैं वो आपको बताना है जीएसटी में। तो कस्टम ड्यूटी तो सबसम नहीं हुआ है जीएसटी में भाई, वो तो एक अलग अपना टैक्स है। इसके बाद लॉटरी बेटिंग गैमलिंग के ऊपर पहले से जितने भी टैक्सेस लगते थे वो सब सम हो चुके हैं। लेकिन आप अगर बोलो कि क्या जीएसटी लगता है लॉटरी बेटिंग गैमलिंग में, तो यस, आज के डेट में जीएसटी लगता है। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी वाला वो अभी भी लगता है, तो ये सब सम नहीं हुआ है। फिर कस्टम ड्यूटी सबसम नहीं हुआ है, लेकिन सर्विस टैक्स पहले का है वो सबसम हो चुका है, लग्जरी सबसम हो चुका है। इसमें थोड़ा आपको एम्बिग्विटी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को क्लियर रख देना चाहिए था कि टैक्सेस जो अदर देन द जीएसटी है ना, जो पहले की जितनी भी टैक्स है वो डीम्ड कर लिया जाएगा कि जो टैक्सेस अदर देन जीएसटी है वही सबसम हुई है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड और फिफ्थ है, यानी कि अपना बी नंबर इज द आंसर। अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने अभी थ्योरीज ही है इसमें भरा हुआ। तो पहला अपना क्वेश्चन है कि बेनिफिट क्या क्या है जीएसटी का। वो आपको इंटर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एज अ क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लेविएबिलिटी आपको पूछ लेगा, तो आपको वो सारे जो रिमार्क्स मैंने बताया कि क्या क्या सेस लगते हैं, क्या सीएसटी कहाँ पे लगता है, वैट कहाँ पे लगता है, वो एक एक वर्डिंग्स आप लिखना। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल्स में ये दो आर्टिकल क्योंकि पूछ के बोल रहा है, तो आपको ये दो आर्टिकल थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे। होप करती हूँ कि जो भी मैं ये क्लास ले रही हूँ आपको हेल्प कर रही होगी। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी फ्री जो आपका जीएसटी कोर्स है उसका लुत्फ उठा सके। थैंक यू।